नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सुबह करीब 9 बजे अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम की नगरी में कुल 9 घंटे बिताए। हनुमानगढ़ी गए, रामलला की पूजा की, सरयू की साधना के लिए गए। आज दिन भर योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में आस्था का यह सफर कैसा रहा, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात उस खबर की जिसे आज फिर नए सिरे से हवा मिली है। बात अयोध्या के उस राम मंदिर की जिसके निर्माण के लिए योगी आदित्यनाथ ने रास्ता निकालने की बात की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर का समाधान निकालने के रास्ते तलाशने में उनकी सरकार मदद करेगी। तो क्या अब की बार योगी सरकार करेगी रामलला का उद्धार? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जय श्री राम का नारा था। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ के लिए ये महज नारा नहीं, बल्कि भगवान राम के जन्म स्थान से गहरी आस्था का सवाल था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करीब 9 घंटे के दौरे के बाद जब योगी आदित्यनाथ को अयोध्या के साधु संतों और जनता से रूबरू होने का मौका मिला, तो सवाल सिर्फ एक ही था कि क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता निकलेगा? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम तेज होगा? और क्या अयोध्या विवाद के कोर्ट के बाहर शांतिपूर्ण पहल के लिए योगी सरकार आगे बढ़ेगी? इन तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करें। एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। ऐसे अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। आज मैं जब प्रातः यहां आया था और अभी मैं दिगंबर अखाड़ा में था, दिगंबर अखाड़ा में भी मेरे पास कुछ संगठनों ने इस बारे में कहा। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम सब मिलकर के रहें। तो क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या विवाद को निपटाने का रोड मैप बना रहे हैं? क्या सूबे की सरकार अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के रोल में आने के लिए तैयार है? और क्या साल 2 साल के भीतर करीब 70 साल का अयोध्या विवाद हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बनने की राह पर है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन अयोध्या दौरे पर दिगंबर अखाड़े गए योगी आदित्यनाथ के दिलो दिमाग में अयोध्या विवाद सुलझाने का क्या विकल्प है, ये महंत धर्मदास ने जरूर बताया। सभी एक आम राय है कि जल्दी से जल्दी सुलह होकर के मंदिर बनना प्रारंभ हो। आपको 2-4 दिन में फिर आपको खबर मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री सबको बुलाए हैं, दोनों पार्टी को बुला करके आगे की बातचीत। हाँ, हमसे कहे हैं कि दोनों पार्टी को बुला करके मैं बातचीत कर रहा हूँ। वैसे योगी का इरादा नया नहीं है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कह चुका है। लेकिन योगी के लिए मसला अयोध्या विवाद को सुलझाना ही नहीं है, वो अयोध्या के कायाकल्प का सपना देख रहे हैं। उनके पास पूरा खाका है कि कैसे भगवान राम का शहर दूसरे तीर्थ स्थलों की तरह विकसित हो। सज्जनों, अयोध्या धाम की सदैव उपेक्षा होती रही है, और इस कारण से उपेक्षा होती रही है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अयोध्या में अयोध्या के नाम के अनुरूप अगर विकास की योजनाएं पड़ें तो बहुत सारे लोग बौने होते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हर संभव प्रयास किया गया कि अयोध्या में कोई कार्य न होने पाए। कोई कार्य होता है तो उसे आधा अधूरा छोड़ दो, कोई कार्य होता है तो उसको प्रारंभ ही न होने दो। कोई सोचता था कि अयोध्या धाम से
राम जानकी मार्ग यानी सीतामढ़ी से अयोध्या धाम आने के लिए जिस मार्ग का निर्माण होना चाहिए, अगर कभी उस मार्ग से आप जाते, कितनी खराब स्थिति उस मार्ग की थी। लेकिन पहली बार हुआ कि राम जानकी मार्ग का भी एक नव निर्माण हो। आपको याद होगा कुछ लोगों ने अयोध्या की रामलीला बंद करवा दी थी। मुझे जानकारी मिली, मैंने अगले दिन ही सरकार से कहा, मैंने कहा अयोध्या में रामलीला का जो श्रृंखला अखंड रामलीला यहाँ होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ रामलीला होती है वहाँ भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहें, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहाँ पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। यहाँ पर राम कथा संग्रहालय है, काफी पुराना है, उसको आधुनिक स्वरूप देने के लिए, जिससे भगवान राम की पूरी कथा को हम डिजिटल माध्यम से वहां पर प्रस्तुत कर सकें, इस दृष्टि से एक नया कार्य हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या ऐसी सियासी चिंगारी है कि सियासतदानों ने भगवान राम के शहर की हमेशा अनदेखी की, लेकिन दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी राज में अयोध्या का भाग्य बदलने का योग बना है। बीजेपी के लिए ये वो अयोध्या है जिसने पार्टी को सियासत के फर्श से सत्ता के अर्श तक पहुंचाया है। यही वजह है कि जो योगी डंके की चोट पर भाषण की शुरुआत जय श्री राम के नारे से करते हैं, वो अयोध्या की धरती पर भाषण का अंत भी इसी नारे से करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। इससे पहले जैसे योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अयोध्या में उतरा, इस शहर में मानिए एक नया जोश आ गया। जहां जहां योगी गुजरे, लोगों ने जय श्री राम का नारा बुलंद किया। योगी आदित्यनाथ को लेकर अयोध्या में इस जोश की वजह यह है कि वो 1980 के दशक से अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे हैं। वो अयोध्या आंदोलन ही था जिसने अजय सिंह बिष्ट नाम के शख्स को योगी आदित्यनाथ बनाने का रास्ता तैयार किया। आज वही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या की आबो हवा में फिर जय श्री राम के नारे का ज्वार था। अयोध्या की सड़कों पर फिर हलचल तेज थी। अयोध्या फिर से उतावली थी, दीवानी थी, उत्साह और उम्मीदों से भरी थी। अयोध्या आज फिर सुर्खियों में थी, क्योंकि श्री राम की साधना के लिए सूबे के सत्ताधीश खुद चल कर आए थे। पूरी अयोध्या घर की छतों से, मुंडेर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का गवाह बन रही थी। ये उसी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ का आगमन था जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उनके मुकद्दर का फैसला किया था। ये उस योगी आदित्यनाथ का अयोध्या की धरती पर कदमताल था जिसने करीब 29 साल पहले पहाड़ से आए नौजवान अजय सिंह बिष्ट को आशीर्वाद देकर योगी आदित्यनाथ बनने का रास्ता तैयार किया था। आज उसी अयोध्या में मुख्यमंत्री बनकर योगी आदित्यनाथ पहली बार आए थे। इस दौरे से अयोध्या की उम्मीदें परवान पर थीं। भव्य राम मंदिर का सपना उड़ान भर रहा था। उम्मीदों का यह समा इसलिए बंधा था क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की हर अहम जगह पर थे। ये मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे का एक्शन रिप्ले है। ये 6 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अयोध्या में योगी की कितनी आस्था है और इस शहर से उनका क्या जुड़ाव है। हनुमान से भगवान राम तक और अखाड़ों से सरयू तक योगी आदित्यनाथ का दौरा सब कुछ बयां कर रहा है।
दिगंबर अखाड़े और राम जन्मभूमि न्यास के नृत्य गोपाल दास से मुलाकात अयोध्या से मुख्यमंत्री के पुराने रिश्ते की बानगी है। अयोध्या में सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी की संकरी गलियों में योगी को देखते ही जय श्री राम के नारे बुलंद होने लगे। जिस पल का अयोध्या के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो पल उनके पास आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार फैजाबाद और अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अयोध्या में वो सबसे पहले दर्शन करने पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है यहाँ के साधु संतों ने, विनय कटियार ने और बीएचपी और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने वो उनको लेकर के जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी की पूरी 84 सीढ़ियां चढ़कर मुख्यमंत्री अंदर गए, विधिवत पूजा अर्चना की, साधु संतों से मिले। हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री को अंग वस्त्रम दिया गया। 51 किलो की फूल की माला भेंट की गई। करीब आधे घंटे तक योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में ही रहे। स्वस्ति वाचन के साथ में हम लोग उनको मंदिर परिसर में हनुमान जी के समक्ष ले गए और उनको माला महावीरी चरणोदक दे करके और फिर गद्दी दलान में लाए, जो जहां हमारे गद्दी नसीन बैठते हैं, बालानंदाचार्य जी की प्रमुख गद्दी है वो। हम लोगों ने 51 किलो की माला पहना करके, अंग वस्त्र भेंट करके और हनुमान जी का प्रसाद दे करके उनका स्वागत किया। वैसे मान्यता है कि अयोध्या में आने वाला भक्त सबसे पहले हनुमान की पूजा करता है और फिर रामलला के दर्शन होते हैं। इसी रिवाज को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निभाया। हनुमानगढ़ी से सीधे उनका काफिला रामलला के दर्शन के लिए निकल गया। यानी योगी आदित्यनाथ अयोध्या विवाद के उस सेंटर पॉइंट पर पहुंचे जहां कभी विवादित ढांचा था, जहां 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के हुजूम ने विवादित ढांचे को करीब 6 घंटे में जमींदोज कर दिया। आज उसी जगह पर तिरपाल के नीचे रामलला हैं और सारी लड़ाई विवादित ढांचे की जगह पर भव्य मंदिर बनाने की है, तिरपाल से निकालकर रामलला को मंदिर में स्थापित करने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान रामलला के दर्शन करके अब आ रहे हैं यहाँ पर। आपको हमारी गाड़ी के सामने उनका काफिला जाता हुआ दिख रहा है। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। सबका मानना है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या का विकास भी होगा और राम मंदिर बनाने की दिशा में काम भी होगा। रामलला के दर्शन के बाद सीएम सरयू तट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आते ही सरयू किनारे जय श्री राम के नारे गुंजायमान होने लगे। मंद मंद मुस्कुराते योगी आदित्यनाथ ने सरयू किनारे पहुंचकर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की, दूध का अर्पण किया। अयोध्या के सरयू तट पर करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू दर्शन किया। इस बीच साधु संत और प्रशासनिक अफसरों की टीम से उन्होंने सरयू की मौजूदा हालत और भविष्य में विकास की योजनाओं का ब्यौरा लिया। अयोध्या पहुंचने पर हनुमानगढ़ी से शुरू हुआ आस्था का ये सफर रामलला के दर्शन और सरयू की साधना के साथ समाप्त हुआ। सवाल है कि मुख्यमंत्री का दौरा अयोध्या से पुराने जुड़ाव की वजह से था या फिर उनके पास अयोध्या विवाद के समाधान का वाकई कोई खाका तैयार है, क्योंकि दिगंबर अखाड़े के महंत धर्मदास ने योगी के फ्यूचर प्लान की तस्वीर पेश कर दी। भी एक आम राय है कि जल्दी से जल्दी सुलह होकर के मंदिर बनना प्रारंभ हो। आपको 2-4 दिन में फिर आपको खबर मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री सबको बुलाए हैं, दोनों पार्टी को बुला करके आगे की बातचीत। हाँ, हमसे कहे हैं कि दोनों पार्टी को बुला करके मैं बातचीत कर रहा लखनऊ में। तो क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या विवाद की मध्यस्थता की पहल करेंगे? क्या योगी उस विवाद का रास्ता निकालेंगे जिसने 1992 के बाबरी कांड के बाद मुल्क की सियासत का गुणा गणित बदल दिया? वैसे ये बात भी बेमतलब नहीं है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अयोध्या में उतरा तो शहर के चप्पे चप्पे में हरकत होने लगी। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, अयोध्या, इंडिया टीवी। योगी के यूपी से ही आज एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। उत्तर प्रदेश की जमीन पर आज पाकिस्तान का झंडा लहराता दिखा।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युद्ध जैसा माहौल बनाकर शौर्य का प्रदर्शन किया, आतंकियों से लड़ने का अभ्यास किया और दावा किया गया कि यह पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की ट्रेनिंग है। लेकिन इस आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। देखिए योगी राज में पाकिस्तानी आतंकियों की हकीकत। एक एक तस्वीर ध्यान से देखते जाइए। हाथ में हथियार लिए भगवा ब्रिगेड जंग के लिए आगे बढ़ रही है। तनातन गोलियां चल रही हैं, धमाकों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा है। ये मंजर किसी युद्ध के मैदान जैसा है। सामने दहशतगर्दों की फौज है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए केसरिया लिबास में तैनात ये टुकड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। भगवा ब्रिगेड के हाथों में सिर्फ बंदूकें ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर भी हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। हथियारों से लैस दहशतगर्दों की जमात खून खराबे के लिए तैयार बैठी है। युद्ध के मैदान में लहरा रहा ये पाकिस्तान का झंडा है। चंद कदम दूर ये पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है। इसी बॉर्डर पर हो रही है आमने सामने की ये जंग। ये उस उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां योगी आदित्यनाथ की सत्ता है। उसी यूपी में यह हिंदू ब्रिगेड का शौर्य प्रदर्शन है। पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो क्यों शूट किया गया, क्यों की गई इसकी प्रैक्टिस, ये जानने से पहले जरा इन आतंकियों का हुलिया देखिए। चेहरे पर एक धर्म विशेष की पहचान बताने वाली नकली दाढ़ी है। सिर के ऊपर हरे रंग का स्कार्फ, जबकि इन आतंकियों से लड़ने वाली ब्रिगेड के माथे पर भगवा गमछा है, बदन पर केसरिया ड्रेस है। युद्ध का ये मैदान बेशक नकली है, लेकिन ये जोशो खरोश हूबहू जंग के किसी मैदान की तरह है। दावा है ये कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्रैक्टिस है और जरूरत पड़ने पर केसरिया ब्रिगेड दुश्मन को इसी तरह सबक सिखा सकती है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक और ये कैसा युद्ध का मैदान। हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की सरहद क्यों खींच दी गई? इन तस्वीरों की पूरी हकीकत जानने से पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। खुले मैदान में जहां जंग लड़ी जा रही थी, वहां सैकड़ों तमाशबीन बैठे थे। आसपास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पोस्टर बैनर लगे थे। इन पोस्टर्स पर लिखा था प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण, यानी ये राज्य स्तर की ट्रेनिंग का सेशन था। ये तस्वीरें यूपी के हरदोई जिले की, लेकिन सिर्फ एक शहर से नहीं, देश के कई इलाकों से जंग की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। यूपी के हरदोई जिले की तरह फिरोजाबाद में भी इसी तरह का शौर्य प्रदर्शन हुआ। झारखंड के हजारीबाग में भी हथियारों की नुमाइश हुई। इस प्रदर्शन की वजह से हजारीबाग में सांप्रदायिक दंगा होते होते बचा। फिरोजाबाद और हजारीबाग की तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। पहले हरदोई में हुए इस शौर्य प्रशिक्षण की पूरी हकीकत देखिए। इस कार्यक्रम का आयोजन बजरंग दल की ओर से किया गया था। इस शिविर का आयोजन हरदोई से 7 किलोमीटर दूर कुंदौली गांव में हुआ। 24 मई से 31 मई के बीच करीब 200 लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। लड़कों को लाठियों के अलावा चाकुओं से, बंदूक से युद्ध करना सिखाया गया। बजरंग दल के इस कैंप में 14 जिलों से आए लोग शामिल हुए। चौंकाने वाली बात है कि इस आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति तक नहीं ली गई थी।
ये बजरंग दल का एक प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण शिविर होता है प्रतिवर्ष। आज इसके समापन समारोह में हम लोगों ने उन शिक्षार्थियों के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद इन दो विषयों पर एक प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया। ये जानकारी है कि बजरंग दल के ये आत्मरक्षा शिविर 7 दिवसीय यहाँ पे आयोजित हुआ था और इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है और इस संबंध में जांच कर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब बात एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक भी कर दिया। वो एक इंजीनियर बनी, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसे खत्म होगी ये किसी ने नहीं सोचा होगा। आज दिल्ली के नजदीक नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाली अंजलि नाम की लड़की का उसी की सोसाइटी में कत्ल कर दिया गया। पुलिस एक तरफा प्यार के एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कातिल का चेहरा सीसीटीवी में कैद हो चुका है। अब उसकी मदद से इस हत्यारे की तलाश हो रही है। जान बचाने के लिए एक लड़की पूरी ताकत से दौड़ रही है ताकि वो हत्यारे की पकड़ में न आए, हत्यारा उसको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए लड़की ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे लगा रखे हैं। हत्यारा लड़की के पीछे हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ रहा है और तभी हत्यारा पिस्तौल से गोली चला देता है और लड़की लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है क्योंकि गोली उसके सिर में लगी थी, जो उसके हौसले को तोड़ देती है, सांसों को रोक देती है। और ये सब कुछ हुआ देश की राजधानी के पास यूपी के पॉश शहर नोएडा की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में। गोली लड़की के सिर में लगी थी, इसलिए वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाए और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। गौर से देखिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों को। कौन थी ये लड़की और क्या निकल कर आ रही है इस मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कत्ल की इस कहानी को समझने के लिए सीसीटीवी की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सीसीटीवी की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 6:33। वक्त सुबह का है। कैमरे के फ्रेम में लिफ्ट नजर आ रही है और सामने खड़ी है एक ब्लैक कलर की कार। ये तस्वीरें सोसाइटी के बेसमेंट में लगे कैमरे की हैं। लेकिन जैसे ही कैमरे की घड़ी में 6:34 और 2 सेकंड हुए, अचानक एक लड़की अपने सिर को पीछे से पकड़े हुए भागती हुई नजर आती है और उसके पीछे एक लड़का हाथ में बंदूक लिए भाग रहा है। अब तक सीसीटीवी की घड़ी में 6:34 और 3 सेकंड हो चुके थे। लड़की को अब तक गोली लग चुकी थी। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो कार के पास ही गिर पड़ती है। हत्यारा उसके पास जाता है, इस बात की तसल्ली करता है कि लड़की को गोली लगी है या नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद हत्यारा कंफर्म हो जाता है कि उसका निशाना सही जगह पर लगा है। अब तक कैमरे की घड़ी में 6:34 और 6 सेकंड हो चुके थे। लड़की को गोली मारने के बाद हत्यारा किसी को फोन करता है और जैसे ही सीसीटीवी की घड़ी में 6:34 और 25 सेकंड होते हैं, हत्यारा वहां से फरार हो जाता है। यानी 23 सेकंड में हत्यारा लड़की का कत्ल कर देता है और बड़े ही आराम से वहां से फरार हो जाता है। अब सीसीटीवी की इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। जैसे ही लड़की और हत्यारा कैमरे के फ्रेम में आते हैं, लड़की अपना हाथ सिर के पीछे रखे हुए भाग रही है, जबकि हत्यारा उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि कत्ल के पहले हत्यारे और लड़की के बीच कुछ कहासुनी हुई है, जिसके बाद हत्यारे ने पिस्तौल निकाली और लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है। लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि हत्यारे को ना तो किसी ने आते हुए देखा और ना ही किसी ने जाते हुए। यहां तक कि गार्ड ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा। नहीं, पहली गलती तो यही है कि वहाँ कैमरा खराब है। दूसरा ये है कि सवेरे से कुछ एंट्री करने वाले लोग हैं, तो जिनमें हमें 2-4 लोगों के फ़ोटो वगैरह मिले। हमने दिखाया कि भाई ये आदमी आया था, अगर आपने एंट्री किया तो निश्चित रूप से वो मना कर रहे हैं। और सामान्यतः हम भी हमारे सामने से कौन गुजर रहा हम नहीं देते, लेकिन अगर वो गेट पे एंट्री करने में उनकी ड्यूटी है तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि व्यक्ति कैसा दिख रहा है, क्योंकि उनका वही काम है। लेकिन पुलिस ने जब परिवार वालों से पूछताछ की तो आया अंजलि मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट का चेहरा। परिवार के मुताबिक इटावा का रहने वाला अश्विनी उर्फ शन्नू अंजलि के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है। पुलिस के मुताबिक अंजलि मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है अश्विनी। दरअसल इटावा का रहने वाला अश्विनी
अंजलि के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है। अंजलि के परिवार का आरोप है कि पिछले कई सालों से अश्वनी अंजलि को लगातार परेशान करता आ रहा है। वो कई बार अंजलि को फोन पर परेशान करता था तो कभी अंजलि की कंपनी में घंटों उसका इंतजार करता था। उधर तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि वारदात के पहले जिस फोन कॉल के बाद अंजलि फ्लैट से नीचे उतर कर आई थी, वो मोबाइल नंबर भी इसी शख्स का है। लिहाजा पुलिस ने अश्विनी की तलाश शुरू कर दी है। वारदात के बाद से ही अश्वनी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि अश्वनी की लास्ट लोकेशन गाजियाबाद में हिंडन के पास मिली थी। लिहाजा पुलिस का दावा है कि अश्वनी के जितने भी संभावित ठिकाने हैं वहां रेड्स की जा रही हैं और जल्दी अश्वनी पुलिस की गिरफ्त में होगा। अंजलि के परिवार का आरोप है कि अश्विनी पिछले कई सालों से अंजलि को परेशान कर रहा था। वो बार बार अंजलि को फोन करता और कई बार उसके ऑफिस के नीचे घंटों खड़े रहकर उसका इंतजार करता। अपनी होनहार बेटी को खोने के बाद अंजलि का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। मुखराम सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, नोएडा। और अब बात कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ी एक अहम खबर की। हिजबुल के एक आतंकी का ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकियों के बीच अब फूट पड़ चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है कमांडर सब्जार अहमद के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद। क्या कश्मीर में आतंकी गुटों में फूट पड़ गई है? क्या हिजबुल मुजाहिदीन की कमान को लेकर आतंकियों में झगड़ा बढ़ गया है? क्या आतंकी सब्जार बट की मौत आतंकियों की फूट का नतीजा है? इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो से। एक ऐसा वीडियो जो कश्मीर घाटी में आतंकी गुटों में पड़ी फूट का नया सबूत सामने लाया है। जरा गौर से सुनिए इस नकाबपोश आतंकी की आवाज, जरा उसकी बातों पर गौर फरमाइए, जरा सुनिए वो क्या कह रहा है। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका ही हाल होगा। जो त्राल में आज सब्जार भाई का हुआ, ये सब्जार भाई जो कर रहा था बहुत गलत कर रहा था। इसने त्राल के हमारे नए मुजाहिदीन को अपने साथ मिलाकर हमारे साथ बगावत की। उसका अंजाम आप लोगों ने देख लिया। पुलिस को भी इन लोगों की छुपने की खबर हमने ही फराहम की। सुना आपने, नकाबपोश आतंकी बता रहा है कि बुरहान वानी का दोस्त और हिजबुल का आतंकी सब्जार बट उनसे बगावत की वजह से मारा गया। आखिर सब्जार बट ने किससे बगावत की थी? आखिर सब्जार बट किसकी राह में रोड़े अटका रहा था? आखिर किसको खटक रहा था आतंकी सब्जार? जरा सुनिए, ये नकाबपोश आतंकी इसमें किसी का नाम ले रहा है। हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि हमारे और शरीय के रास्ते में मत आओ। मूसा भाई को सपोर्ट करो। जो मूसा भाई के खिलाफ जाएगा इसका हाल वही होगा जो आज त्राल में हुआ। इस आतंकी ने जिस मूसा भाई का जिक्र किया है उसका पूरा नाम है जाकिर मूसा, हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर और अब बागी आतंकी। जाकिर मूसा हाल ही में एक ऑडियो टेप जारी करके चर्चा में आया था। इस ऑडियो में मूसा ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को धमकाया था।